गुड मॉर्निंग प्यारे स्टूडेंट्स। तो आज से हम लोग कक्षा 7 के जिज्ञासा बुक को शुरू करने वाले हैं। तुम्हें पता ही है कि कक्षा 7 का जो नया एनसीईआरटी बुक आया है उसे हम लोग जिज्ञासा के नाम से जानते हैं और उसी के सारे अध्याय को हम लोग एक एक करके पढ़ने वाले हैं। मैंने प्लेलिस्ट भी बना दिया है, वहां से वीडियो को तुम पढ़ सकते हो। डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक कर लेना, बहुत सारी चीजें उसमें देखने को मिलेंगी। कोई भी वीडियो जो मैं बना रहा हूं उसको थोड़ा फास्ट करके देखो, 1.5x फास्ट करके देखोगे तो ये वीडियो जल्दी समाप्त हो जाएंगे, इसलिए वीडियो को थोड़ा फास्ट करके देखा करो। तो भाई हम कैसे पढ़ने वाले हैं, जैसे पहले अध्यायों को पढ़ा है हम लोगों ने, एनसीईआरटी से पढ़ने वाले हैं। इसके हर एक लाइन को पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे। आगे के चैप्टर्स में बहुत सारे एनिमेशन भी मैं तुम्हें दिखाऊंगा, इसी के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी मैं तुम्हें दिखाऊंगा ताकि तुम्हें कोई समस्या नहीं हो कोई चीज समझने में। तो चलो हम लोग देखते हैं अपना अध्याय नंबर 1। ये तो एक इंट्रोडक्शन का अध्याय है, मतलब इसमें बहुत सारी बातें हमें नहीं सीखनी, लेकिन बहुत सारी चीजों का यहाँ पर एक संक्षेप में वर्णन किया गया है। तो चलो हम लोग देखते हैं भाई। विज्ञान का निरंतर बढ़ता संसार, ये है चैप्टर का नाम। तुम खुद ही देख रहे हो कि जो विज्ञान है दिन ब दिन कितना प्रगति कर रहा है, उसी पर आधारित ये चैप्टर बनाया गया है। और देखो ये कक्षा 6 से जोड़कर सबसे पहले कुछ बातें बताता है। हम आशा करते हैं कि आपने कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक जिज्ञासा के साथ अपने रोमांचक अनुभव का बहुत आनंद लिया होगा। कक्षा 6 के सारे वीडियोस मैंने बनाए थे, तुमने जरूर देखे होंगे। तुमने देखा होगा कितना इंटरेस्टिंग वो बुक था और कितने सारे टॉपिक्स थे जो कि कितने बहुत ही इंटरेस्टिंग थे, रोमांचक थे। और अब आप विज्ञान के इस अनूठे संसार की अपनी यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए तैयार होंगे। यस, अब हम लोग आ गए क्लास 7 में और अब इस विज्ञान की यात्रा को और आगे ले जाएंगे। यह केवल तथ्यों से भरी एक पाठ्य पुस्तक नहीं है। देखो साफ लिख रहा है, तथ्यों से भरी पाठ्य पुस्तक का मतलब होता है कि सिर्फ उसमें कॉन्सेप्ट्स हैं, बस इतना ही। उससे ऊपर ये बुक है, क्या क्या चीजें हैं। यह पुस्तक हमारे सुंदर संसार को समझने, उससे जुड़े प्रश्न पूछने, प्रयोग करने, खोज करने के लिए प्रेरित करती है। ये बात अभी जो न्यू एनसीईआरटी आया है इसमें काफी चीज हद तक देखोगे। इस किताब में सिर्फ कॉन्सेप्ट्स नहीं है जिसको तुम पढ़ लो और बात खत्म। ये किताब तुम्हें प्रेरित करता है। क्या प्रेरित करता है? कि तुम कोई भी चीज जो समझ रहे हो उससे जुड़ा प्रश्न को पूछो। वह तुम्हारे अंदर एक उत्सुकता पैदा करता है जिससे कि तुम प्रश्न पूछते हो, प्रयोग करने का तुम्हें इच्छा होगा, खोज करने का तुम्हें यह प्रेरणा देगा। तुम्हें भी लगेगा कि मैं भी कुछ खोज करूं और तुम भी काफी इस सब चीजों के लिए प्रेरित होगे। तो यानी सिर्फ ये पढ़ने वाला पुस्तक नहीं, काफी चीजें तुम जो हो विज्ञान के प्रति तुम्हारी रुचि बढ़ेगी, तुम भी नए खोज करना चाहोगे। विज्ञान के संसार में सब कुछ समाहित है, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, पास हो या दूर। फिर हम किसी पत्ती के अंदर सूक्ष्म कोशिकाओं को देख रहे हो या सूर्य और तारों की गति को समझ रहे हो। तो इस यहाँ पर हम लोग यही देखते हैं कि विज्ञान जो है इसका क्षेत्र बहुत ज्यादा विस्तृत है। विज्ञान में सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ही नहीं पढ़ना, बल्कि यहाँ पर ब्रह्मांड के बारे में जो बहुत सारी चीजें हैं उसको भी यहाँ पढ़ना है। और उसके लिए भी चैप्टर है, 6 में भी दिया गया है, 7th में भी दिया गया है। अपने घर के आसपास के पदार्थों का परीक्षण कर रहे हो या चर्चा कर रहे हो कि भूमि के नीचे जल किस प्रकार बहता है, आप जैसे जैसे इस पाठ्य पुस्तक के अध्यायों को पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको नए रोमांचक अनुभव मिलेंगे। तो जैसे मैंने बताया ये एक इंट्रोडक्शन चैप्टर है। विभिन्न पाठों में जो बातें लिखी गई है उसी को एक संक्षेप में यहाँ पर बताया भी जाता है और काफी सारी चीजों को यहाँ एक्स्ट्रा बोला जाता है कि इस तरीके से इस बुक को पढ़ने के ये फायदे हो सकते हैं।
आपका ज्ञान बढ़ाएंगे और आपको एक अन्वेषक बनाने की दिशा में सहायता करेंगे। अब अन्वेषक मतलब खोज करता है कि तुम खोजकर्ता के जैसा तुम्हारा दिमाग कार्य करना शुरू करेगा, तुम्हें भी कई चीजों की खोज करने की इच्छा होगी। इस दिशा में शायद इसकी आप छोटी छोटी नई खोजें अपने आप कर सकेंगे। तो यही न्यू एनसीईआरटी का उद्देश्य भी है। न्यू एनसीईआरटी का उद्देश्य ये नहीं है कि सिर्फ कॉन्सेप्ट को पढ़ें, उसको याद करें, एग्जाम में लिखें। ये न्यू एनसीईआरटी का उद्देश्य नहीं है। न्यू एनसीईआरटी तुम्हें अन्वेषक बनाना चाहता है, तुम्हें वैज्ञानिक बनाना चाहता है, तुम्हें खोजकर्ता बनाना चाहता है। कोई भी चीज जो तुम पढ़ते हो, न्यू एनसीईआरटी चाहता है कि तुम उसके बारे में खोजबीन करो, प्रश्न पूछो और उसकी अच्छे से वह क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसके पीछे क्या रीजन, ये खुद भी तुम पता करने की कोशिश करो। ये न्यू एनसीईआरटी का उद्देश्य है, जैसे कि हम लोगों ने क्लास 6 में भी पढ़ा है। इससे पहले कि हम अपने यह रोमांचकारी यात्रा, इस बुक को एक रोमांचकारी यात्रा कहा जा रहा है जिसमें तुम्हें बहुत मजा आने वाला है। आइए हम इस पुस्तक की एक विशेषता पर ध्यान देते हैं। अब देखो, इस बुक की और कुछ विशेषताओं को बता रहा है। पुस्तक के पृष्ठों के अंक को देखिए, वे एक तितली की चंचल उड़ान और कागज के हवाई जहाज के उड़ने को दर्शाते हैं। ठीक है, जिस प्रकार एक तितली खुलकर उड़ती है और एक कागज का हवाई जहाज आकाश की ओर उड़ता है, उसी प्रकार जब जिज्ञासा और बढ़ती है तब सीखने की यात्रा को भी उड़ान मिलती है। यहां पर जो हम लोगों ने 6 में देखा कि इस पुस्तक में ऐसी ऐसी चीजें लिखी होती हैं जो हमारे जिज्ञासा को बढ़ाता है। जैसे ही तुम्हारे अंदर किसी चीज के लिए जिज्ञासा उत्पन्न होती है, तुम प्रश्न पूछते हो। जब प्रश्न पूछते हो तो उसके उत्तर को ढूंढना चाहते हो, और यही जो प्रक्रिया है अनेक वैज्ञानिकों ने किया है और नई नई खोजों को किया है। ठीक है, तो वही इसीलिए इस ये जो हमारा बुक है इसका नाम ही है जिज्ञासा। तो बड़ा सोच समझकर इस बुक को लिखा गया है। अब देखते हैं तुम्हें कैसा पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। आगे के चैप्टर्स तो पढ़ोगे तो खुद ही समझोगे। क्या आप जानते हैं कि वैज्ञानिकों को वास्तविक वायुयान बनाने की प्रेरणा कागज के एक हवाई जहाज जैसे साधारण वस्तु से मिली? देखो यहाँ पर यही बोल रहा है कि वैज्ञानिकों ने जो हवाई जहाज बनाने की प्रेरणा हासिल की, वो कैसे हासिल की? उन्होंने पक्षियों को देखा होगा कि पक्षी उड़ सकते हैं, कागज को देखा कि कागज का हवाई जहाज उड़ सकता है। इस तरीके से उन्होंने प्रेरणा लिया होगा। सोचिए कि हमारा उड़ान भरने का सपना कैसे साकार हुआ। इस कार्य हेतु आरंभिक शोधकर्ताओं द्वारा पक्षियों के पंख के अध्ययन से लेकर आधुनिक अभियंताओं द्वारा सरल प्रेक्षणों एवं प्रयोगों से विमान की अभिकल्पना हुई। अभिकल्पना यानी कि डिजाइन। जो विमान का डिजाइन है, तुम विमान का डिजाइन देखोगे तो काफी चीजों से प्रेरित है। एक पक्षी का आकार तुम देखो और एक विमान का आकार देखो, तुम्हें काफी समानता देखने को मिलेगी। पक्षियों का सामने से ऐसे मुंह क्या होता है, एकदम इस प्रकार से नुकीला होता है, जिससे कि जब वे उड़ते हैं तो हवा को काटते हैं। तुम एक वायुयान को देखोगे तो उसका भी सामने का मुंह क्या होता है, नुकीला होता है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं से उन्होंने प्रेरणा ली कि भाई यदि पक्षियों का सामने से मुंह ऐसे होता है, नुकीला होता है, तो आखिर क्यों होता है? पंख फैले होते हैं तो आखिर क्यों होते हैं? इस तरीके से वैज्ञानिकों ने उससे प्रेरणा लिया। फिर बहुत सारे इंजीनियरों ने और भी लोगों ने क्या किया, बहुत सारे प्रयोग किए और लास्ट में किस चीज की अभिकल्पना या फिर डिजाइन तैयार हुआ? वायुयान का डिजाइन तैयार हुआ। अतः आप जैसे ही प्रत्येक पृष्ठ को पलटे, अपनी कल्पनाओं को उड़ान भरने दें, जिससे आपको नए विचार मिले, आप नई खोज करें और आकाश को छू लें। अब देखो, ये जो फर्स्ट चैप्टर है ये तो पूरा बुक के बारे में बहुत सारे चीजों को बताता है। तो यहाँ से बहुत सारे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस तो नहीं हो रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं कि भाई जो वायुयान बना है वह किसका, मतलब वो जो डिजाइन उसका बना वह किससे प्रेरणा लेकर के बना, ये एक क्वेश्चन यहां पर बन सकता है।
चलो तब हम लोग दूसरे पैराग्राफ की ओर चलते हैं। बोलता है, जैसा कि हमने कक्षा 6 में पढ़ा था कि विज्ञान एक प्रक्रिया है। खोज करना केवल नए तथ्यों को ढूंढना अथवा प्रकृति की विभिन्न वस्तुओं को जानना मात्र नहीं होता है। अब देखो, यदि तुम खुद से यदि एनसीईआरटी बुक का ये फर्स्ट वाला जो चैप्टर है पढ़ोगे तो थोड़ा सा ये इसका जो भाषा है वो भाई कठिन है, ये तो मैं बता दूं। तो तुम्हें थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि तुम बच्चे हो, 7वीं क्लास के बच्चे हो। इसमें काफी सारा जो लाइंस हैं, बड़े बड़े लाइंस दिए हुए हैं, तो बड़े बड़े लाइंस हैं, उसको ऐसे घुमावदार मोड़दार बनाया गया है कि तुम्हें वो लाइन ही नहीं समझ में आएगा। पहला चैप्टर तुम खुद से पढ़ के देखना, और फिर मैं तो पढ़ा ही रहा हूं। तो बोलता है, कक्षा 6 में पढ़ा था कि विज्ञान एक प्रक्रिया है। ये क्वेश्चन के रूप में देखो, छोटा छोटा मैं यहां पर बताते जा रहा हूं। बोलेगा विज्ञान क्या है एनसीईआरटी के अनुसार, तो बोलेगा एक प्रक्रिया है, इसका आंसर कर देना। खोज करना केवल नए तथ्यों को ढूंढना अथवा प्रकृति के विभिन्न वस्तुओं को जानना मात्र नहीं होता। अभी तक हम लोग जान रहे हैं कि खोज करना का क्या मतलब है। खोज करना मतलब प्रकृति के चीजों को क्या करना है, उसके बारे में जानना है, वस्तुओं के बारे में जानना है, या फिर नए तथ्यों को ढूंढना है। खोज करना माने नए नए कॉन्सेप्ट्स को ढूंढना है। अब नए तथ्य समझ रहे हो, नए तथ्य जैसे कि हम लोग आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो गया, एक तथ्य हो गया, एक कॉन्सेप्ट हो गया, उसके बारे में किसी ने खोजा है। नया चीज, नए वस्तुओं को जानना, नए वस्तुओं को जानना जो हमारे आसपास, मान लो चट्टान ही है, चट्टान के बारे में पूरा अध्ययन किया गया, चट्टान के प्रकारों की खोज की गई, चट्टान में क्या क्या पदार्थ होते हैं उसकी खोज की गई, तो नए वस्तुओं के बारे में जानना हो गया। तो बोलता है विज्ञान बस इतना ही नहीं है कि कोई कॉन्सेप्ट खोज लिया, किसी चीज के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली, अतः यह एक प्रकार की सोचने की विधि है। बोलता है विज्ञान एक सोचने की विधि है जिसमें जिज्ञासा और प्रश्न पूछने को प्रोत्साहित किया जाता है। ये तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया है, कक्षा 6 में भी पढ़ा था कि विज्ञान में हम लोग को एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है किसी भी चीज को देख के, ये क्या है, क्यों है, कैसे है, ये इस तरीके के प्रश्न दिमाग में उठेंगे। फिर तो सबसे पहले तो जिज्ञासा होगा, फिर प्रश्न उठेगा, प्रश्न उठेगा तो हम उत्तर ढूंढने का प्रयास करेंगे, और उत्तर ढूंढते ढूंढते हम चीजों को खोज निकालेंगे, कई नए नए आविष्कार हो सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो चीजें हैं, यह विज्ञान बोलता है कि विज्ञान ये है एक्चुअल में। जैसे कि हम लोग अभी बात करते थे गुरुत्वाकर्षण की, तो सबसे पहले क्या हुआ, न्यूटन, बोला जाता है, कहानी बोला जाता है ना कि न्यूटन बैठे हुए थे सेब के पेड़ के नीचे, तो सेब गिरा ऊपर से। ध्यान से समझो, जब सेब ऊपर से नीचे की ओर गिरा तो न्यूटन के दिमाग में क्या उत्पन्न हुआ, एक जिज्ञासा उत्पन्न हुआ। जिज्ञासा उत्पन्न हुआ कि भाई ये ऊपर से नीचे की ओर क्यों गिर रहा है। फिर कई प्रश्न उनके दिमाग में आया, वो पूछना भी शुरू किए अपने अपने आप से, लोगों से, कि भाई ये ऊपर से नीचे क्यों आ रहा है, ऐसा क्या चीज है कि ऊपर से नीचे आ रहा है, सीधे गिर रहा है, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा नहीं गिर रहा है। ठीक है, फिर इस प्रकार से जिज्ञासा उत्पन्न हुआ, प्रश्न पूछा, फिर प्रश्न का उन्हें उत्तर मिला। तो इस तरीके से कोई भी चीज विज्ञान के दृष्टिकोण से ये बोलता है जिज्ञासा बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, और अज्ञात को जानने का प्रयास किया जाता है। और इस तरीके से जिज्ञासा उत्पन्न हुआ, प्रश्न पूछा, प्रश्न का उत्तर मिला, और नए नए चीजों को, अज्ञात चीजों को खोजा गया। ठीक है, अब कक्षा 7 में हम और गूढ़ प्रश्न पूछने का प्रयास करेंगे, जैसे कि यह संसार कैसे चलता है, हमारे आसपास जो घटनाएं होती हैं वे ऐसे ही क्यों होती हैं, और प्रकृति में हम जो प्रतिरूप देखते हैं उनसे हम क्या सीख सकते हैं। तो इस तरीके से अब बोल रहा है कि 7वां में आ गए तो और ज्यादा बड़े बड़े प्रश्न हम लोग यहां पर करेंगे। यह सब करने के लिए हमें इस पुस्तक से बाहर निकलना होगा, संभवतः कक्षा से भी बाहर निकलना होगा, और विभिन्न क्रियाकलापों एवं प्रयोगों के माध्यम से संसार का अनुभव करना होगा। देखो, यहाँ कक्षा 6 में हम लोगों ने देखा था, बहुत सारे जो चैप्टर्स हम लोगों ने पढ़े, हम लोगों ने देखे कि क्लास से बाहर बहुत सारे क्रियाकलाप कराए गए हैं खुद से ही। जैसे प्लांट्स का
जो पत्तियों का स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, प्लांट्स का तना कैसा होता है, प्लांट्स का जड़ कैसे होता है, उसको बताने के लिए हमें खुद बाहर जाना होगा। मतलब टीचर जो है खुद बच्चों को बाहर लेकर के जाएगा, सामने प्रत्यक्ष सब दिखाएगा और फिर बच्चे उसको सीखेंगे। तो ये प्रक्रिया कक्षा 6 में की गई थी और यहां भी वही बोल रहा है कि हमें कक्षा से बाहर निकलना पड़ेगा और जो भी प्रश्न ढूंढना है सिर्फ बुक से कॉन्सेप्ट पढ़ के हमें नहीं ढूंढना, बल्कि बाहर निकल करके हमें खुद से सब चीज़ों को देखना है। फिर उन चीज़ों वो जो चीज़ है कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, वो सब खुद पता लगाने की कोशिश करना, ये यहाँ पर बोल रहा है। तो बाहर निकलना होगा, पहला क्रियाकलाप करना होगा, प्रयोग करना होगा, ये सब बात बोल रहा है। बाहर निकल करके प्रेक्षण करना होगा, बहुत सारे क्रियाकलाप करने होंगे जिससे हम चीजें सीख सकते हैं और साथ ही साथ प्रयोग भी यहाँ पर कराया जाएगा जिससे कि हम बहुत सारी चीजों को सीख सकते हैं। आगे क्या बोल रहा है, हम आशा करते हैं कि आपकी ये अनुभव न केवल रोचक और रोमांचक होंगे अपितु इस ग्रह पर हमारे स्थान को और जिस वातावरण में हम रह रहे हैं उसे गहराई से समझने में सहायक सिद्ध होंगे। तो जैसे मैंने बता दिया, थोड़ा सा यहाँ पर जो फर्स्ट चैप्टर है उसका लैंग्वेज थोड़ा कठिन है, बहुत लंबे लंबे लाइन दिए गए हैं। हमें विश्वास है कि इससे आपको विज्ञान को एक निरंतर खोज की प्रक्रिया के रूप में देखने में सहायता मिलेगी। सीधी सी बात है, बोल रहा है कि ये जो बुक है इसको पढ़ते पढ़ते इस प्रकार का तुम्हारे अंदर परिवर्तन होगा कि हमेशा जीवन भर हम लोग विज्ञान को एक निरंतर खोज के रूप में देखेंगे। ऐसा नहीं कि इसे एक सब्जेक्ट के रूप में देखेंगे, बैग से किताब को निकाला, पढ़ लिया, बात खत्म, वहीं तक विज्ञान है, ऐसी बात नहीं है। बोल रहा है कि धीरे धीरे आपके अंदर वो सारी चीजें भर दी जाएंगी जिससे कि हर एक चीज जब तुम देखोगे तो उसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखोगे और क्यों, कैसे, ये सारा चीज तुम्हारे दिमाग में प्रश्न मिलेगा और उत्तरदायित्व को समझने में भी सहायता प्राप्त होगी। एक युवा जिज्ञासु वैज्ञानिक के रूप में आप शीघ्र ही देख पाएंगे कि मानवीय गतिविधियां प्रकृति में होने वाली प्रक्रियाओं से किस प्रकार संबंधित हैं और जिस समाज में हम रहते हैं उससे ये किस प्रकार जुड़े हुए हैं। अब देखो कुछ और आगे बातें बता रहा है। क्या बता रहा है कि जो मानव का क्रियाकलाप है, हम जो भी क्रियाकलाप कर रहे हैं उसको प्रकृति से यहां पर जोड़ करके बताया जा रहा है। देखो कैसे लिख रहा है कि जो मानवीय गतिविधियां हैं, जो हम गतिविधि कर रहे हैं, प्रकृति में होने वाली प्रक्रियाओं से किस प्रकार संबंधित हैं। जो प्रकृति में बहुत सारी प्रक्रियाएं हो रही हैं और जो मानव की गतिविधियां हैं वह एक दूसरे से क्या है, संबंधित हैं, ये बताया जा रहा है। इसका उल्टा भी पढ़ना है हमें कि जो मानव के बहुत सारे क्रियाकलाप हैं वो प्रकृति को क्या कर रहे हैं, प्रभावित भी कर रहे हैं। जैसे जो हम लोग प्रदूषण कर रहे हैं तो प्रदूषण से प्रकृति क्या हो रहा है, प्रभावित हो रहा है। उल्टा प्रकृति में मान लो गर्मी बढ़ रही है तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, बहुत सारे एसी को बना रहे हैं, एसी बनाया, फैन बनाया, कूलर बनाया। तो जब इसका मतलब है कि जो प्रकृति में परिवर्तन हो रहा है तो उसके अनुसार हम अपने क्रियाकलाप को बदल रहे हैं और कई बार ऐसा हो रहा है कि हमारे क्रियाकलाप बदलने से प्रकृति प्रभावित हो रहा है। तो वही यहां पर लिख रहा है, हमें आशा है कि आप यह सीख पाएंगे कि विज्ञान किस प्रकार पर्यावरण संबंधी चुनौतियों को हल करने के एक उपयुक्त संसार बनाने की भूमिका निभाता है। यहां पर हमें यह भी सीखना है कि मानवीय गतिविधियों से हम लोगों ने पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचाया है, लेकिन वैज्ञानिक तरीकों से हम लोग पर्यावरण को ठीक करने का भी प्रयास करते हैं, ये भी यहां पर बताया गया है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं।
आइए अब पुनः इस पुस्तक पर वापस आते हैं। इस पुस्तक में आप भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान से लेकर जीव विज्ञान तथा भू विज्ञान तक विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों के विभिन्न विषयों को पढ़ेंगे। जैसा कि शुरू में ही हम लोगों ने छठे क्लास में ही पढ़ा है, विज्ञान क्या है, विज्ञान के कौन कौन से भाग को हम लोगों को पढ़ना है। तो कक्षा 6 का चैप्टर नंबर 1 तुमने जरूर देखा होगा, यदि नहीं देखा तो जाकर के फिर से देख सकते हो, सारा डिटेल में पढ़ाया गया है। अब जो हम लोग पहले पढ़ते थे तो मुख्य रूप से हम लोग क्या पढ़ते थे, विज्ञान के 3 क्षेत्रों को पढ़ते थे। फिजिक्स को पढ़ते थे, केमिस्ट्री को पढ़ते थे और बायोलॉजी को पढ़ते थे। यानी भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, यही मुख्यतः 3 बुक में हमारा रहता था। लेकिन बोल रहे हैं यहाँ पर भू विज्ञान को भी बताया गया है, और इस प्रकार से जो विज्ञान का अलग अलग क्षेत्र है उसमें ये देख सकते हो यहाँ पर इन क्षेत्रों को हमें और इनसे रिलेटेड चैप्टर्स को पढ़ाया गया है। तो विभिन्न क्षेत्रों के विभिन्न विषयों को पढ़ाया गया है ये जो चैप्टर है। तो मैंने क्या बताया था, ये एक इंट्रोडक्शन चैप्टर है। आगे कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, क्या क्या लिखे हैं, उसी के बारे में पूरा इसमें वर्णन दिया गया है। हमें ऐसा लग सकता है कि ये भिन्न भिन्न अध्यायों में प्रस्तुत किए जा रहे हैं, परंतु जैसा कि हमने कक्षा 6 में भी कहा था कि ये सभी परस्पर जुड़े हुए हैं। अब बोलता है कि ये जो विभिन्न विज्ञान के क्षेत्र हैं वो क्या हैं, एक दूसरे से परस्पर जुड़े होंगे। बिल्कुल ये चीज तुम देख सकते हो। हम लोग कक्षा 9 में जैसे गति चैप्टर पढ़ते हैं, गति चैप्टर के बाद हम लोगों को बल एवं गति के नियम पढ़ाया जाता है, उसके बाद गुरुत्वाकर्षण पढ़ाया जाता है। तो यहां तुम पूछ सकते हो कि सर ऐसा क्यों किया जाता है, गति चैप्टर क्यों पहले पढ़ाया जाता है, बल एवं गति के नियम जो चैप्टर है वो बाद में क्यों पढ़ाया जाता है। इसका आंसर ये है कि यदि गति चैप्टर तुमने नहीं पढ़ा है तो बल एवं गति का नियम जो चैप्टर है वो तुम्हें समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि इसका आधा कॉन्सेप्ट गति चैप्टर से होगा। तो इस प्रकार से यहां भी बोल रहा है कि चैप्टर्स को हम लोगों को ऐसा लगेगा कि ये चैप्टर अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं। और आगे जो ओल्ड एनसीईआरटी था इसमें तो साफ साफ ये दिखता था, यदि हम लोगों ने कोशिका चैप्टर नहीं पढ़ा है तो उत्तक चैप्टर समझने की बात ही नहीं थी। पहले हमें कोशिका चैप्टर पढ़ाया भी गया था, उसके बाद उत्तक चैप्टर पढ़ाया जाता था, ताकि कोशिका से संबंधित सारी चीजें हमें पता चल जाए, तब एक स्टेप आगे बढ़े, उत्तक के बारे में पढ़ें। यदि गलती से कोई बच्चा उत्तक चैप्टर पढ़ना शुरू कर देता तो उसे फिर कुछ समझ में ही नहीं आता। तो ये क्या होता है, एक लिंक होता है कि पहले पहला चैप्टर पढ़ो, फिर दूसरा, फिर तीसरा। तो इसमें क्या होता है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है धीरे 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 करके तुम्हें आगे की ओर मिलेगा। तो ये यहां बताया गया है, किसी एक क्षेत्र के वैज्ञानिक विचार प्राय अन्य क्षेत्रों में भी खोज को प्रोत्साहित करते हैं, कम से कम दूसरे क्षेत्र के प्रश्न पूछने का अनुमति तो देते ही हैं। अतः आइए इस वर्ष की अपनी पाठ्यपुस्तक की यात्रा को शुभारंभ करते हैं। हम अपने आसपास के पदार्थों के गुणधर्मों को देखते हैं और आरंभ करेंगे। तो यहां देखो, सबसे पहले बोल रहा है कि हम अपने आसपास के पदार्थ जो हैं उसके गुण धर्मों को देखेंगे और उसी से आरंभ करेंगे। हम अधिकांशतः उन वस्तुओं के विषय में जानेंगे जिसमें हम अनुभव तो करते हैं कि परंतु शायद ही उन पर प्रश्न पूछते हैं। जैसे कुछ फल खट्टे क्यों होते हैं, जब हम अपने विद्यालय में गणवेश वर्दी पर लगे हल्दी के दाग धोते हैं तो क्या होता है। देखो, ये जो हम लोग सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है। सेकंड चैप्टर जैसे तुम जानते हो अम्ल क्षारक के बारे में पढ़ेंगे, तो यहाँ अम्ल और क्षारक के बारे में ही 2 लाइन लिख रहा है और बहुत सारे उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे। तो यही बोल रहा है कि हम जब कुछ फल खाते हैं तो कुछ फल खट्टे होते हैं, कई पदार्थों को हम टेस्ट करते हैं तो वे कड़वे होते हैं, तो आखिर वो क्यों खट्टे होते हैं, क्यों कड़वे होते हैं। इसी प्रकार से जो वर्दी पर हल्दी का दाग लगता है तो क्या होता है, उसको धोते हैं तो क्या होता है। तुम देखे होगे कि यदि तुम्हारे पास व्हाइट ड्रेस है, उस पे तुम भोजन कर रहे हो, वो गिर जाएगा तो हल्दी का दाग लग जाएगा, तो हल्दी का दाग लगेगा तो वो पीला हो जाता है।
लेकिन जब साबुन रगड़ा जाएगा तो वो कत्थे रंग का, कत्था भूरा रंग का, ब्राउन कलर का होता है। ऐसा क्यों होता है, उसमें रंग क्यों परिवर्तन होता है? तो ये सारी जिज्ञासा यहाँ पर दिखा रहा है और इसका उत्तर हमें फर्स्ट चैप्टर में मिलेगा, जो कि है अम्ल और क्षारक। तो इस प्रकार से मैंने क्या बताया, एक इंट्रोडक्शन चैप्टर है, इंट्रो बता रहा है कि भाई आम खट्टे क्यों होते हैं और आंवला खट्टे क्यों होते हैं। तो उसी से कॉन्सेप्ट आता है कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं। तो जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे तो पूरा विस्तृत डिटेल उसके बारे में हमें पढ़ाया जाएगा। तो इस तरीके से मैंने जो बताया वही यहाँ पर है कि पूरे जो चैप्टर्स हम लोग पढ़ने वाले हैं उसी का इंट्रोडक्शन के रूप में यहाँ पर कई चीजों को बताया गया है। और देखो क्या क्या बोल रहा है, देखना यहां देखो, बोलता है फिर हम आगे बढ़ेंगे और कुछ विद्युत बैटरी, तार और बल्बों के साथ प्रयोग करते हुए पदार्थों के कुछ अन्य प्रकार के गुणधर्मों को जानने का प्रयास करेंगे। यानी कि विद्युत से रिलेटेड कई चीजों को हम लोग को जानकारी प्राप्त करना है। बैटरी के बारे में, तार बल्ब उसको जो जोड़ते हैं उससे जो सर्किट बनता है उसके बारे में पढ़ना है। बल्ब को प्रकाशित करने के लिए हमें किस प्रकार के पदार्थ की आवश्यकता होती है, इससे हमें पदार्थ का अनेक गुणधर्म के आधार पर वर्गीकरण करने में सहायता मिलेगी और हम धातुओं और अधातुओं के संसार में प्रवेश करेंगे। इसका मतलब है जो आगे चैप्टर्स उसके बाद बढ़ेंगे उसमें धातु के बारे में, अधातु के बारे में हमें पढ़ाया जाएगा। हमें पढ़ाया जाएगा कि क्यों आखिर हम लोग घरों में जो तार यूज करते हैं, वायर यूज करते हैं, उसमें धातु उपयोग करते हैं, तांबा यूज करते हैं, एल्युमिनियम यूज करते हैं। ऐसा क्यों, रस्सी क्यों नहीं सब जगह लटका देते? समझ में आ रहा है? तो ये सारा चीज पूरा डिटेल में पढ़ाया जाएगा। हम अपने अनुभवों से जानते हैं कि टॉर्च की बैटरी अंततः समाप्त हो जाती है और पुनः उपयोग में नहीं लाई जा सकती। आगे हम यह जानने का प्रयत्न करेंगे कि हमारे आसपास किस प्रकार के परिवर्तन होते रहते हैं। कुछ परिवर्तन अस्थायी होते हैं जबकि कुछ अस्थायी होते हैं। अब देखो बहुत सारे यहाँ आगे हम लोग को परिवर्तन के बारे में पढ़ाया जाएगा। कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जो कि अस्थायी होंगे, उन्हें वापस से बदला नहीं जा सकता, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। और कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जो अस्थायी होते हैं, उन्हें वापस से परिवर्तित किया जा सकता है, जो कि भौतिक परिवर्तन होते हैं। तो इस तरीके से आगे भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, बहुत सारी चीजों को हमें दिखाया जाएगा। तुम बोलोगे कि सर ऊपर ऊपर सब जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे भाई यहाँ जो 2 लाइन लिखा हुआ है तुम्हारा, ये 2 लाइन नहीं है, इस पर एक सारा चैप्टर है आगे की ओर। अब अम्ल और क्षारक मैं तुम्हें कहां समझाऊं, यहाँ पूरा चैप्टर ही पढ़ना है। विद्युत के बारे में पूरा चैप्टर ही पढ़ना है। भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, धातु, अधातु, पूरा चैप्टर में ये सारे कॉन्सेप्ट तुम्हें मिलेंगे आगे की ओर। तो इसीलिए मैं बोला कि ये इंट्रोडक्शन चैप्टर है, तुम्हें यहाँ जिज्ञासा उत्पन्न कर रहा है पहले ही चैप्टर में। अब तुम्हारे अंदर जिज्ञासा उत्पन्न हुआ कि नहीं हुआ? पहले चैप्टर को जब यदि तुम अपने से पढ़ोगे तो तुम्हारे अंदर जिज्ञासा हुआ कि अरे यार उस चैप्टर में क्या क्या लिखा होगा, चलो तुरंत चैप्टर को खोल करके देखते हैं। हुआ कि नहीं जिज्ञासा? यही इस बुक का उद्देश्य ही है कि तुम जब भी कुछ पढ़ो तो तुम्हारे अंदर वो जिज्ञासा उत्पन्न कर देगा। जैसे ही जिज्ञासा उत्पन्न होगा तुम प्रश्न पूछना लगोगे, तुम्हारे दिमाग में प्रश्न आने लगेगा, फिर उत्तर ढूंढने लगोगे। जैसे अभी तुम्हें जरूर ये लग रहा होगा कि भाई जब हम लोगों का हल्दी का दाग लग जाता है तो वो पीला हो जाता है और जब साबुन से साफ करते हैं तो वो ब्राउन कलर का हो जाता है, ये क्यों होता है? ऐसा तुम्हारे दिमाग में ये प्रश्न अब घूम रहा होगा। घूम रहा है या नहीं घूम रहा है? बिल्कुल घूम रहा होगा। अब तुम क्या करोगे, तुरंत उस चैप्टर को पलट करके देखना शुरू कर दोगे। तो यही तो इसका उद्देश्य है इस बुक का, कि तुम्हारे अंदर जिज्ञासा इतना भर देगा कि खुद ही तुम परेशान हो जाओगे, यार इसका क्या आंसर होगा। हम देखते हैं कि बैटरियां समाप्त हो जाती हैं, बर्फ पिघलकर जल बन जाती है, फल पक जाते हैं, चट्टान टूटकर पत्थरों में परिवर्तित हो जाते हैं, आदि आदि। ये सभी किस प्रकार के परिवर्तन हैं? देखो एक जिज्ञासा इसने भर दिया तुम्हें। बोल क्या रहा है कि बैटरियां समाप्त हो जाएंगी, बर्फ जो है पिघलकर जल बन जाएगा, फल जो है वो पक जाएगा, चट्टान टूटकर पत्थर में बदल जाएगा। ये सारे परिवर्तन हैं। परिवर्तन है कि नहीं? बिल्कुल है। किस प्रकार के परिवर्तन है? अब तुम्हारे दिमाग में
आ गया जिज्ञासा कि अरे यार ये क्या लिख दिया। अब इसका प्रश्न तुम ढूंढने के लिए व्याकुल हो जाओगे, जाके पलट लोगे पेज। तो वही बात यहाँ है, ये सब का आंसर हमें आगे मिलेगा। इसमें से कुछ परिवर्तन या तो पदार्थों को गर्म करने पर ही होते हैं या गर्म करने पर तीव्र गति से होते हैं। इसके साथ हम देखें कि ऊष्मा किस प्रकार प्रवाहित होती है, चाहे वह गिलास में रखे एक बर्फ के टुकड़े को पिघलाना हो अथवा किसी ग्लेशियर को पिघलाना। जल सर्वत्र व्याप्त होता है और सूर्य से आ रही गर्मी के कारण यह समुद्रों से वाष्पित होकर वर्षा के रूप में नीचे गिरता है और भूमि पर रिसता है। कितनी सारी बातें बताई जा रही है। इसका मतलब हमें ऊष्मा के बारे में पढ़ना होगा। ऊष्मा किस प्रकार से ट्रांसफर होता है, कैसे कोई पदार्थ ठंडा होता है, गर्म होता है। इसी तरीके से यहाँ देख सकते हो ग्लेशियर क्यों पिघलेगा। साथ ही यहां बोल रहा है जल सर्वत्र व्याप्त है। किस रूप में व्याप्त है यहां पर जल, तो जलवाष्प के रूप में व्याप्त है। सूर्य से आ रही गर्मी के कारण समुद्रों से वाष्पित होकर वर्षा के रूप में नीचे गिरता है, यानी यहां जल चक्र की बात की जा रही है। तो विभिन्न चीजों के बारे में थोड़ा थोड़ा यहां पर बताया जा रहा है, लेकिन हमें इसको पूरा डिटेल में चैप्टर्स में पढ़ना है। तो इसी तरीके से ये चैप्टर्स यहां पर आगे की ओर हमें मिलते चले जाएंगे। अब देखो क्या क्या बोल रहा है। अब यदि तुम इस चैप्टर को अपने आप से खोल लो पढ़ने को, तो भाई मैं तो बता दे रहा हूं तुम्हें समझ भी नहीं आएगा और तुम्हें बड़ा अच्छा नहीं लगेगा कि क्या क्या चीज यहां पर दे रहा है, क्योंकि कोई एक टॉपिक नहीं है, उस टॉपिक के बारे में जानकारी नहीं है। यहां तो पूरा बुक का ही निचोड़ दे दिया है, तो तुम बड़ा कंफ्यूज भी हो सकते हो। ये परिवर्तन हमारे आसपास के केवल उन्हीं पदार्थों में नहीं होते जिन्हें हम देख पाते, अपितु ये परिवर्तन जल आदि में भी होते हैं जिन्हें हम स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते। तो अगल बगल की बहुत सारे परिवर्तनों के बारे में यहाँ पर हमें पढ़ाया जाएगा। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारे शरीर में भी परिवर्तन होते हैं, विशेषकर विद्यालय के मध्य स्तर की आयु में शरीर में तीव्रता से परिवर्तन होते हैं। यहाँ पर विद्यालय में जब हम लोग जाते हैं तो छोटे बच्चे के रूप में जाते हैं, लेकिन जब किशोरावस्था आता है तो हमारे शरीर में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। तो अब किशोरावस्था में हमारे शरीर में ये परिवर्तन कौन कौन से हैं, ये परिवर्तन क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, ये सब की जानकारी यहाँ पर हम लोगों को जानना होगा। जैसा जान रहे ओल्ड एनसीईआरटी में किशोरावस्था की ओर एक चैप्टर है, कक्षा 7 में ही किशोरावस्था की ओर, कक्षा 8 में है किशोरावस्था की ओर। रिप्रोडक्शन चैप्टर है, किशोरावस्था की ओर चैप्टर है। फिर पादपों में जनन है, जंतुओं में जनन है। ये सारे चैप्टर्स ओल्ड एनसीईआरटी में दिए गए हैं। ठीक इसी तरीके से हमारा न्यू एनसीईआरटी है, इसमें भी इसकी जानकारी हमें मिलेगी। तो हम इस प्रकार से हर एक चीज के बारे में यहां बताया जाएगा। ये चैप्टर किससे रिलेटेड है, तो बायोलॉजी से रिलेटेड है, जीव विज्ञान से रिलेटेड है। चलो, तो हम लोगों ने इतना पढ़ लिया। अब हम लोग थोड़ा देखते हैं कि भाई कौन कौन से चैप्टर्स के नाम हैं जो हमें पढ़ने हैं। इतना बताया जा रहा है, तुम शायद बहुत सारी चीजों को समझ भी नहीं पा रहे हो। देखो, अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, अध्याय नंबर 1, विज्ञान का निरंतर बढ़ता संसार। जो चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर में ये मैंने क्या बताया, इसमें हमें सारे चैप्टर्स का इंट्रोडक्शन को पढ़ाया गया है। जैसे सबसे पहले हम लोगों ने अम्ल और क्षारक के बारे में जानकारी थोड़ा सा लिया। तो अम्ल और क्षारक के लिए पूरा एक अध्याय है, अम्लीय, क्षारकीय और उदासीन पदार्थ। ये चैप्टर हमें पढ़ना होगा। इसके बाद हम लोगों ने जैसे बैटरी के बारे में पढ़ा, तार के बारे में, बल्ब के बारे में, इसके बारे में 2-4 लाइन बताया गया है। तो वो जो चैप्टर है अध्याय 3 है, विद्युत, उसका परिपथ, उसके घटक, ये सारा पूरा विस्तृत चैप्टर है। तुम्हें लग रहा होगा ये छोटे छोटे चैप्टर है, नहीं, बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स हैं। इसे तुम अपने बुक में देख सकते हो, काफी लंबे लंबे ये चैप्टर हैं। यहाँ पर तुम बुक में इसको अपना चेक कर सकते हो। देखो, यहाँ पर पेज नंबर भी लिखा हुआ है, ये तुम्हारा सारा दिया हुआ है। इसके बाद जो हमारा इंट्रोडक्शन था उसमें बोला था गया था कि धातु के बारे में, अधातु के गुणों को हम लोग पढ़ेंगे। तो वो जो चैप्टर है वो अध्याय नंबर 4 है, धातुओं और अधातुओं का संसार। ये भी काफी बड़ा चैप्टर है। तो यहाँ पर सिर्फ एक नाम लिखा हुआ है, जब चैप्टर पढ़ने जाओगे तो पूरा विस्तृत बहुत सारे चीजों को वहां बताया जाएगा।
इसी के साथ चैप्टर 5 में हमें आसपास के परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन के बारे में पढ़ना है। अध्याय 6 देखो यही है, किशोरावस्था, वृद्धि एवं परिवर्तन की अवस्था, इसी के बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना है। जो इंट्रोडक्शन में हमें 1-2 लाइन यहाँ पर बताया है, देखो और भी क्या बता रहा है। तो यहाँ बोल रहा है कि जीवन के लिए मनुष्यों में ही नहीं अपितु जंतुओं में भी जैविक प्रक्रम आवश्यक होता है। शारीरिक वृद्धि के लिए हमें श्वसन और भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन से पोषक तत्व रक्त द्वारा पूरे शरीर में जाते हैं और इस प्रकार अन्य प्रक्रम भी होते हैं, परंतु ऐसा केवल जंतुओं में ही क्यों होता है? क्या पौधों को वृद्धि के लिए भोजन की आवश्यकता होती है? तो देख सकते हो इस प्रकार से पौधों और जंतुओं के जैव प्रक्रम के बारे में काफी चीजें बताई गई हैं। क्या बताया जा रहा है भाई कि जो पौधे जंतु हैं वो अपने जीवन को चलाने के लिए क्या लेते हैं? भोजन लेते हैं। इसी के साथ हम ऑक्सीजन भी लेते हैं। तो जो भोजन पचता है हमारे शरीर में और जो ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं उनके द्वारा हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो ये भी पढ़ाया जाएगा कि किस प्रकार से जो भोजन के पचे हुए जो पदार्थ हैं उसके द्वारा हमें ऊर्जा मिलती है, तो वह श्वसन कहलाता है, कोशिकीय श्वसन कहलाता है। तो उसके बारे में सारी जानकारी तुम्हें प्राप्त करनी होगी। तो इस तरीके से देख सकते हो, यहां पर देखो ये चैप्टर ही है तुम्हारा। अध्याय 9 बोल रहा है कि जंतुओं में कैसे जैव प्रक्रम होता है। ये देखना, अध्याय 9 में बोले कि जंतुओं में जैव प्रक्रम कैसे होता है। विभिन्न प्रकार के जैव प्रक्रम जंतुओं में होते हैं उसके शरीर को चलाने के लिए, जैसे कि पोषण होता है, श्वसन होता है, वहन होता है, उत्सर्जन होता है। तो हम देखेंगे कि बहुत सारा चीज यहाँ पर हमें वर्णन किया गया है, कैसे कैसे हमारा शरीर चल रहा है उसको यहाँ बताया गया। अध्याय 10 में देखोगे पादपों में जैव प्रक्रम को बताया जाएगा कि सिर्फ जंतुओं में नहीं, पादपों के शरीर को भी चलाने के लिए उसके शरीर में बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं जिसे हम लोग जैव प्रक्रम के नाम से जानते हैं। ये देखो यही सब यहाँ लिखा गया है। लेकिन बात ये है कि यहाँ 2 लाइन इंट्रोडक्शन है, 2 लाइन का ये अध्याय नहीं है भाई, बहुत बड़े बड़े अध्याय हैं। तो जो ओल्ड एनसीईआरटी था उससे ये थोड़ा सा अलग है। जैसे तुम जानते हो इसमें बड़े अध्याय दिए गए हैं। देखो यही सारा बोल रहा है, जीवन के लिए मनुष्यों में नहीं अपितु जंतुओं में भी जैव प्रक्रम आवश्यक है, और इसी से रिलेटेड है हमारा जैव प्रक्रम चैप्टर। तो जैव प्रक्रम क्या होता है? जैव प्रक्रम हम लोग जानते हैं कि हमारे शरीर को चलाने के लिए या सजीवों के शरीर के चलाने के लिए उसके शरीर में बहुत सारे प्रक्रम होते रहते हैं या बहुत सारे अनुरक्षण कार्य होते रहते हैं, जिसे जैव प्रक्रम कहते हैं। तुम बोलोगे हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। भाई जब चैप्टर पढ़ाऊंगा तो वहां पूरा डिटेल पढ़ाऊंगा, एक एक चीज के बारे में डिटेल पढ़ाया जाएगा। पोषण कैसे होता है, उत्सर्जन कैसे होता है, श्वसन कैसे होता है, वहन कैसे होता है, ये सब डिटेल में पढ़ोगे। तो यहाँ पर तो भाई इंट्रोडक्शन है, बोलोगे कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, तो भाई कैसे समझ में आएगा? पूरा बुक को उठा करके एक चैप्टर में दे दिया तो तुम्हें कैसे समझ में आएगा? यही तो मैं बोल रहा था कि यदि खुद से पढ़ोगे तो शायद कुछ भी ना समझ में आए। आगे देखो यहां बोलता है, वे अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं। अब बात हो रही है पौधे अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं, जंतु अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं। तो वही टॉपिक आता है पोषण। क्या वे सांस लेते हैं? क्या प्लांट्स भी सांस लेते हैं? जिस तरीके से जंतु सांस लेते हैं क्या प्लांट्स भी सांस लेते हैं? ये मैं नहीं बता रहा, चैप्टर में पढ़ना। हुआ ना जिज्ञासा कि क्या प्लांट भी सांस लेते हैं? तो वो हम लोग देखेंगे कैसे। जैसे जैसे हमारी पृथ्वी पर जीवन का विकास हुआ, हमारे इस ग्रह ने इसे सुंदर और सावधानी पूर्वक संतुलित करना सीख लिया है। अच्छा समय क्या होता है? दीवार पर टंगी घड़ी अथवा कलाई पर बंधी घड़ी हमें समय बताती है, और यह कैसे बीतता है यह भी। हम सुबह विद्यालय जाने के लिए तैयार होते हैं और रात को सोने की तैयारी करते हैं, परंतु क्या आपने कभी यह सोचा है कि हम समय को कैसे मापते हैं और कोई क्रियाएं कितनी तीव्रता से होती हैं? ये सब बात तुम्हें क्यों बताया जा रहा है? तुम्हारे अंदर जिज्ञासा उत्पन्न की जा रही है।
पहले चैप्टर में तुम्हारे अंदर भर भर के जिज्ञासा उत्पन्न की जा रही है। ये क्यों होता है, ये कैसे होता है, इसका मतलब क्या होता है, ये परिवर्तन कैसे होता है, कोई चीज ठंडा कैसे होता है, कोई चीज गर्म कैसे होता है, बारिश कैसे होता है, समय कैसे बीतता है, सब चीज तुम्हारे अंदर जिज्ञासा भर दिया जा रहा है, जिसका उत्तर हमें एक एक चैप्टर जब पढ़ते चले जाएंगे उसमें मिलेगा। क्या तुम्हें सभी प्रश्नों का यहां उत्तर मिल गया? बिल्कुल नहीं मिलेगा भाई। यहां तो जिज्ञासा तुम्हारे अंदर भरी जा रही है, जिससे कि तुम जरूर चैप्टर्स को खोलो और चैप्टर्स को खोल करके पढ़ना शुरू कर दो कि आखिर कैसे वो जो पीला दाग था ब्राउन कैसे हो जाता है। ये तुम जरूर सोच रहे होगे अभी तक। विद्युत से चलने वाली घड़ियों और डिजिटल घड़ियों के युग में से बहुत पहले प्रारंभ में मनुष्य सूर्य के कारण बनने वाली वस्तुओं की परछाई को देखते थे और परछाई की स्थिति देखकर समय बिताते थे। यानी यहाँ समय से रिलेटेड काफी चीजें बताई गई है, कैसे हम लोग समय देखते हैं, पहले के जमाने में कैसे समय पता चलता था। इस प्रकार से बहुत सारे चीजों को यहां पर पढ़ाया गया है। ये देखो यहां पर चैप्टर नंबर 8 है तुम्हारा। चैप्टर नंबर 8 बोल रहा है समय और गति एवं समय एवं गति का मापन। यहाँ समय क्या है, समय कैसे बीतता है, समय को हम लोग किस चीज से देखते हैं, डिजिटल घड़ी या फिर तो तुम्हारा जो दूसरे घड़ी को यूज करते हैं, प्राचीन समय में लोग समय को कैसे पता करते थे, सब चीज यहां पर तुम्हें पता चलेगा इस चैप्टर में। ठीक है, तो इस प्रकार से ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा जिज्ञासा भरा जा रहा है। जैसे जैसे हम चैप्टर को पढ़ेंगे सब जिज्ञासा शांत हो जाएगा। प्रकाश और परछाइयां केवल छाया, पुतली अथवा समय बताने के लिए ही उपयोगी नहीं थे, अपितु प्रकाश हमें देखने में भी सहायता करता है। प्रकाश चैप्टर पढ़ोगे तो प्रकाश चैप्टर में कितने सारे कॉन्सेप्ट तुम्हें बताए जाएंगे। वर्तमान में हमने प्रकाश उत्पन्न करने की अनेक विधियां विकसित कर ली हैं, जिससे हम रात में सूर्य के प्रकाश के बिना भी किसी पुस्तक को पढ़ सकते हैं। बिल्कुल, वर्तमान में हम जब पुस्तक पढ़ रहे रात में तो क्या कर रहे, बल्ब जला रहे हैं या अन्य चीजों का यूज कर रहे हैं। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि प्रकाश की प्रकृति के विषय में प्रश्न पूछने से हमें उस ब्रह्मांड के एक गहरे समझ प्राप्त हुई है जिसमें हम रहते हैं। प्रकाश और परछाइयां केवल घर में हमारे पास की वस्तुओं तक ही सीमित नहीं है, यद्यपि इसके विषय में हम बाद में पढ़ेंगे। पृथ्वी और चंद्रमा की भी परछाइयां बनती है, जिससे ग्रहण जैसी रोचक परिघटनाएं होती हैं। अब देखो एक नया चीज, पृथ्वी और चंद्रमा, यहां पर प्रकृति के घटनाओं के बारे में भी इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। और देख सकते हो कि ये जो चैप्टर नंबर है, यहां देखना, ये जो चैप्टर नंबर है तुम्हारा, ये देखना 11। अभी जो मैंने बताया था, जो भी चीज बता रहा था प्रकाश के बारे में, छाया के बारे में, परावर्तन के बारे में, यानी प्रकाश चैप्टर भी हमें पढ़ना है। अध्याय नंबर 11 में बहुत सारे कॉन्सेप्ट, जैसे मैंने बोले, प्रकाश चैप्टर में तुम्हें पढ़ाया जाएगा, ये यहाँ इस चैप्टर में पढ़ना है। लास्ट चैप्टर के बारे में अब बता रहा है, तो लास्ट चैप्टर में हम लोगों को पृथ्वी के बारे में, चंद्रमा के बारे में, सूर्य के बारे में, काफी सारे अपने ब्रह्मांड के बारे में जानकारियां मिलेंगी। तो यहाँ वही चीज बोल रहा है, क्या बोल रहा है भाई, कि ग्रहण कैसे लगता है। ये देखो, पृथ्वी और चंद्रमा की भी परछाइयां बनती, जिससे ग्रहण जैसी रोचक परिघटनाएं होती हैं, तो ये भी तुम्हें पढ़ाया जाएगा। दिन और रात होते हैं जो सूर्य से प्राप्त प्रकाश से निर्धारित होते हैं। दिन रात कैसे होते हैं, इन सभी को समझने के लिए हमें यह जानना होगा कि पृथ्वी अपने अक्ष पर किस प्रकार घूमती है, पृथ्वी अक्ष पर कैसे घूमती है, चंद्रमा किस प्रकार पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, पृथ्वी किस प्रकार सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ये सारे कॉन्सेप्ट हमें मिलने वाले हैं हमारे लास्ट अध्याय में, तथा इन सभी का प्रभाव हमारे जीवन पर भी पड़ता है। तो कैसे पड़ता है, देखो ये सारा प्रश्न बना करके तुम्हारे को छोड़ दे रहा है। अब यदि यहां प्रश्न बना करके छोड़ा गया है तो तुम्हारे मन में क्या उत्पन्न हो रहा है, बहुत सारी जिज्ञासा। मैं बता रहा हूं, ये पूरा यदि फर्स्ट चैप्टर पढ़ोगे तो तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन एक ही साथ आ गए होंगे।
ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, हर चीज का आंसर तुम्हें आगे एक एक चैप्टर में मिलेगा। अब यही तो ये बुक चाहता है कि तुम्हारे अंदर एकदम जिज्ञासा को भर दे, जिससे कि तुम एकदम बेचैन हो जाओ और एकदम पढ़ना शुरू कर दो, खोजना शुरू कर दो। यही सब यहां लिखा है। इस विषय में विचार कीजिए, क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है कि जिस अद्भुत संसार में हम रहते हैं उससे हम अचंभित भी हो सकते हैं। बिल्कुल, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसे देख करके हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं। इसके बाद के अध्याय में आप सामान्य अवलोकन करेंगे, कुछ रोचक प्रयोग करेंगे और उन विषयों पर गहनता से विचार भी करेंगे जिन पर सावधानी पूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। प्रत्येक अध्याय आपके पहले से ज्ञात ज्ञान पर आधारित है। ये भी मैंने तुम्हें बता दिया है कि जैसे कि एक पाठ जो दिया है पहले दिया है, उसके बाद दूसरा पाठ यानी दूसरा अध्याय दिया गया है, तो तुम्हें ऐसा लगता है कभी कभी कि यार दूसरा अध्याय पढ़ ले, पहला नहीं पढ़ें। ऐसी बात नहीं। जो बनाया है इस बुक को, या पहले भी जो एनसीईआरटी बुक जिसने बनाया है उसने बहुत सोच समझ के बनाया है। पहले गति चैप्टर को पढ़ाया गया था, उसके बाद ही बल तथा गति के नियम को पढ़ाया गया, उसके बाद गुरुत्वाकर्षण को पढ़ाया गया। तो इस प्रकार से एक सीक्वेंस बनाया गया। गणित में भी देखोगे इसी प्रकार से सीक्वेंस बनाया जाता है कि एक अध्याय जो बेसिक अध्याय उसको पहले पढ़ाया जाता है, उस पर आधारित अध्याय को बाद में पढ़ाया जाता है, और उस पर आधारित अध्याय को बाद में पढ़ाया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि यहाँ बताया जा रहा है। पहले शायद ये कभी किसी ने तुम्हें नहीं बताया होगा, लेकिन जो एक बेसिक अध्याय है उस पर उसको पहले पढ़ करके ज्ञान अर्जित कर लो, तब दूसरे अध्याय पर जाओगे तो वहां पहले के कॉन्सेप्ट का जरूरी पड़ता है। ठीक है, तो इसीलिए यहां पर सारे कॉन्सेप्ट जो हैं एक दूसरे पर आधारित होते हैं। आगे देखो क्या बोल रहा है। खोज करने, व्यवहारिक प्रयोग करने और एक वैज्ञानिक की तरह सोचने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। आप पाएंगे कि जो प्रयोग हमारे विचार से होने वाली घटना की पुष्टि करते प्रतीत होते हैं, वे भी कुछ अतिरिक्त प्रश्नों को जन्म दे सकते हैं और उनके लिए अधिक प्रयोग और अधिक प्रश्नों की आवश्यकता हो सकती है। तो इस प्रकार से ये सारी चीजें यहाँ पर बता रहा है, यहाँ पर देख सकते हो। तो ये चैप्टर यहां पर देखो कि समाप्त ही हो चुका है। थोड़ा सा यहां बचा हुआ है आनंददायक अन्वेषण। मैंने जब कक्षा 6 पढ़ाना शुरू किया था तो मैंने बताया था कि ये इस बुक में एक वर्ड है जो कि काफी बार आता है, वो है आनंददायक। आनंद वर्ड बहुत बार यहाँ पर यूज होता है, जैसे तुम छठे में भी पढ़े होगे मुझसे, तो मैंने जरूर तुम्हें बताया था। विद्यालय में अथवा परीक्षाओं में आपको प्राय प्रश्न दिए जाते हैं और आपसे उनके उत्तर देने की अपेक्षा की जाती है। आइए हम इस प्रक्रिया को उलट देते हैं। वैज्ञानिकों की तरह सोचने के लिए रोचक प्रश्न पूछना भी महत्वपूर्ण है। यानी कि बहुत सारी जब हम लोग प्रश्न पूछते हैं तो उसके लिए हमें क्या मिलता है, उत्तर मिलता है। तो वही बोल रहा है, महान वैज्ञानिक केवल प्रश्न के उत्तर ही नहीं देते अपितु वे अद्भुत प्रश्न भी पूछते हैं। आपको याद होगा कि गत वर्ष हमने कहा था बुद्धिमान होने के लिए आपको प्रश्न पूछने वाला बनना भी आवश्यक होगा। तो ये प्रश्न पूछना भी बहुत ही आवश्यक है। जैसे तुम जानते हो, नीचे लिखे उत्तरों को देखिए। आपका कार्य ऐसे प्रश्नों अथवा ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करना है जो अत्यंत जिज्ञासु, रचनात्मक और रोचक हो तथा आपको प्रदत्त उत्तरों की ओर ले जा सकें। कोई भी प्रश्न कभी गलत नहीं होता, अतः अपनी कल्पनाओं को उड़ान भरने दीजिए। इस तरह के अभ्यास से आप बहुत अधिक परिचित नहीं हैं, अतः आपकी सहायता के लिए यहाँ एक उदाहरण भी दिया गया है। मान लीजिए आपका उत्तर था इसे ठीक आधा कर दो। यहाँ पर एक उत्तर ही है कि इसे ठीक क्या कर दो, आधा कर दो। अब तुम्हारे दिमाग में आएगा कि भैया किस चीज को आधा कर दो, क्या आधा कर दो। ठीक है, ये सारा क्वेश्चन हो सकता है। इससे ठीक आधा कर दो, इसे क्या कर दो, ठीक आधा कर दो। तब ये किस चीज के लिए आंसर होगा, किस चीज के लिए ये बोला गया कि इसको आधा कर दो, यह किस प्रश्न का उत्तर होगा। इसके लिए अनेक उत्तर हो सकते हैं, जैसे कैसे सुनिश्चित करेंगे कि हम तरबूज को बराबर भाग में प्राप्त करें, तो इसे आधा कर दो। इसे क्या कर दो, आधा कर दो। मेरा निबंध विस्तृत है, मैं इसे लिफाफे में नहीं रख सकता, तो इसे आधा कर दो।
मैं इतने लंबे गीत पर नृत्य नहीं कर सकता, तो इसे आधा कर दो। ये सभी परिस्थितियां एक दूसरे से बहुत भिन्न है। तो आइए देखते हैं कि आप किस प्रकार से रचनात्मक प्रश्न पूछ सकते हैं। पहले हमें उत्तर दिया गया आधा कर दो, फिर बोला गया कि अब देखो ये जो उत्तर है क्यों पूछा गया होगा, ये उत्तर किसके लिए होगा। बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं जहां पर बोला गया है आधा कर दो। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पर बोल रहा है कि पहले उत्तर आया फिर प्रश्नों को यहां पर करेंगे। जैसे देखना उत्तर यहां है, बस थोड़ा दूध डालें, बस थोड़ा दूध डालें। अब प्रश्न तुम देखते रहो क्या प्रश्न होगा। तो यहां से इसके लिए मैं प्रश्न बनाता हूं। प्रश्न ये है कि कोलोइडल बनाने के लिए पानी में यदि दूध डालना है तो कितना डालना है। तो आंसर है बस थोड़ा दूध डालें। एक कोलोइडल सॉल्यूशन होता है जो कि आगे पढ़ोगे भी, उसको बनाने के लिए मुझे दूध डालना है तो कितना डालना है। तो आंसर है बस थोड़ा दूध डालें। एक और क्वेश्चन है कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट दिखाने के लिए हम लोग एक प्रयोग करते हैं जिसमें एक शीशे का टब होता है, उसमें पानी रहता है, तो उसमें कितना दूध डालें। तो आंसर है थोड़ा दूध डालें। देखा, आंसर हमें पता है, क्वेश्चन बनाना है। क्वेश्चन क्या करना है, बनाना है, तो तुम बनाते रहो। क्योंकि बिल्ली के दांत टेढ़े थे, ये है आंसर। बिल्ली के दांत क्या थे, टेढ़े थे। तो क्वेश्चन बनाओ, बिल्ली ने रोटी को क्यों नहीं खाया, क्योंकि बिल्ली के दांत टेढ़े थे। अच्छा नहीं लग रहा ना, लेकिन अब तुम बनाना, अपने दिमाग लगा के बनाओ। तो यहां पर बड़ा रोचक बनाया गया है कि आंसर दे दिया गया है, क्वेश्चन तुम्हें बताना है। घबराइए मत, मेरे पास तौलिया है। क्वेश्चन बनाओ, क्या क्वेश्चन होगा कि अरे मैं बाहर जाऊंगा तो वहां बारिश हो रही है, मैं भीग जाऊंगा, तो कि ऐसे मेरे तबीयत खराब हो, वापस फिर आऊंगा तो मेरा तबीयत खराब हो जाएगा। तो कोई बोलता है कि मत घबराइए, मेरे पास क्या है, तौलिया है। और क्वेश्चन हो सकता है कि अरे हम लोग नदी में नहाएंगे कैसे, नदी में जा रहे हैं हम लोग, नहाएंगे कैसे, वहां पास हमारे पास तो कुछ नहीं है। तो बोलेगा घबराइए मत, मेरे पास क्या है, तौलिया है। समझ रहे हो। इसी तरीके से बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, उत्तर देखो यहाँ दिया भी हुआ है पेज नंबर 42 में। तो भाई इस तरीके से ये रोमांच से भरा हुआ चैप्टर यहाँ पर क्या हो रहा है, समाप्त हो रहा है। तो यहाँ तुम सब नए बच्चे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ही पढ़ना। बच्चे तो बहुत पढ़ते हैं लेकिन सब्सक्राइब कोई नहीं करता, क्योंकि मैं कभी बोलता ही नहीं कि सब्सक्राइब करके ही पढ़ो। देखो सब्सक्राइब करके ही पढ़ो, और बहुत सारे वीडियोस आएंगे, इसका प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा, तो सारे वीडियोस तुम्हें एक साथ मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में। डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक करना, और सारे वीडियोस चाहिए 6 से 10 तक के, तो उसके लिए तुम हमारे ऐप पर जा सकते हो, वहां 6 से 10 तक के वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।